हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मयूर सर। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नेम है पॉलीमर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि एग्जैक्टली पॉलीमर्स क्या होता है, कि पॉलीमर्स ये वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। सिंपल, जब भी आप लोग ये वर्ड सुनते हो, कोई भी चैप्टर आप सॉल्व करते हो, तो सिंपल है वो चैप्टर का नेम है, तो उसके नेमिंग के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो गाइस सिंपल है, मैंने यहाँ पे पॉलीमर्स का मीनिंग बताया हुआ है कि पॉलीमर्स जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है। ओके, और पॉलीमर्स का जो एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन या उसका जो मीनिंग होता है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि पॉलीमर्स तो एग्जैक्टली टू पोर्शन में डिवाइड हो जाता था ये वर्ड, जिसमें हम लोग एक पोर्शन को बोलते हैं पोली, दूसरे पोर्शन को बोलते हैं मर। पोली और मर दोनों लेटिन वर्ड्स है। अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझे तो पोली का एग्जैक्टली मीनिंग होता है मैनी, और मर का जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है यूनिट। अब इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूं, तो पोली मर, तो इन दोनों को भी मर्ज करना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्टली पोलीमर का यूनिट, मतलब पोलीमर का जो मीनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनी यूनिट्स। ऐसा सिंपल है कि पॉलीमर्स मतलब एक यूनिट मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, जो मोनोमर, ऐसा भी आप लोगों ने कहीं पे वर्ड सुना होगा। तो जो एग्जैक्टली रिपीट होता है वो जितनी टाइम रिपीट होता है, मतलब एक का एक यूनिट मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं मैनी यूनिट्स। और मैनी यूनिट्स मतलब जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर्स। गाइस सिंपल एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ पॉलीमर्स में, आप लोगों को खाली सुनना है, सुनोगे तो भी एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पॉलीमर्स जो होता है अवर डेली लाइफ, मतलब हमारे जो डेली लाइफ होती है उसमें मोस्ट ऑफली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ कि डेली लाइफ के अंदर हम लोग पॉलीमर्स के बिना इनकम्प्लीट है। उसका अगर यूज नहीं हुआ तो उसका मतलब है हमारी जो रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट, वो क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है उसके यूजेस के बिना। सोचो कि कैसे, क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप जो बोल रहे हो वो कैसे पॉसिबल है। तो सिंपल चीज़ है कि इसके लिए पहली तो चीज़ है कि आप लोगों को अपने कंफर्टेबल जोन में, फिजिकल जो होता है फिजिकल कंफर्टेबल जोन, ओके, उसमें रहने के लिए सिंपल चीज़ है, और अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए पहली चीज़ तो प्लास्टिक इंपॉर्टेंट है। यस और नो, मटेरियल्स ऑफ द प्लास्टिक। फिर उसके रिगार्डिंग अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को एग्जैक्टली प्लेइंग के लिए क्या होना चाहिए कि लाइक अ टॉयज। उसके बाद पॉलीथीन्स जो आप लोग शॉपिंग में यूज़ करते हो, पॉलीथीन बैग्स। परचेज ऑफ द सिंथेटिक्स क्लोथ, आधे लोग सिंथेटिक क्लोथ भी परचेज करते हैं। ओके, फिर टाइप्स ऑफ द व्हीकल के अंदर जो स्पेयर पार्ट होता है उसके अंदर भी, व्हीकल्स के अंदर भी आप लोग जनरली यूज़ करते हो पॉलीमर्स। आधे ऐसे डिवाइस होते हैं, केबल होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक प्रूफ वायर्स होते हैं, डिवाइस होते हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड मटीरियल्स, मेडिसिन फील्ड में, इमरजेंसी, फार्मेसीज, हर एक जगह पे आप लोग मोस्ट ऑफली आपकी डेली लाइफ के बिजनेस में जो भी कनेक्टेड है, जो आप लोगों को एग्जैक्टली कंफर्टेबल देता है, वो हर एक चीज़ के अंदर मोस्ट ऑफली आप लोगों को ये वर्ड कनेक्टेड होता मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। स्टूडेंट सिंपल है, तो एक सिंपल चीज बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो डेली रिक्वायरमेंट है, और डेली रिक्वायरमेंट के अंदर भी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं वो जनरली यूज होते हैं हर जगह पे। ओके, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन होता है, और ये क्वांटिटीज़ जनरली आप लोगों को इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ है कि जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स होते हैं उसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक के लिए यूज़ करता है, एलास्टोमर्स, ओके, उसके बाद फाइबर्स, पेंट्स एंड वार्निश, हर एक जगह पे ये पर्टिकुलर पॉलीमर्स क्या होता है, यूज़ होता है। और जितने भी पॉलीमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसका इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स है वो ध्यान से देखना कि जितने भी पॉलीमर्स है वो पॉलीमर्स क्या होते हैं, कि पॉलीमर्स मीन्स एग्जैक्टली होता है ह्यूज मोलिक्यूल्स, बड़ा वाला मोलिक्यूल्स होता है, और उसका मोलिकुलर मास जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। मतलब इतना आप लोगों को दिमाग में डाल देना है, 10⁻³ से 10⁻⁷ यू यूनिफाइड मास।
इसकी रेंज में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों को एग्जैक्टली एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो हर एक पॉइंट्स आप लोग रीड कर लेना इजीली। आपके जितने भी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जेडब्ल्यू नेट्स के, वो सब ये वाले पॉइंट्स आप लोग रिफर करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने पहला यहाँ पे एक सिंपल, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने एक सिंपल वर्ड लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मोनोमर्स। तो एग्जैक्टली मोनोमर्स होता क्या है? पॉलीमर्स जो मिलता है वो कैसे मिलता है? तो पॉलीमर्स के अंदर मिलने का एक इम्पॉर्टेंट जो हम लोग बोलते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो ये है मोनोमर्स। और मोनोमर्स क्या होता है कि व्हाट इज द मोनोमर्स? तो मोनोमर्स ये है द सिंपल यूनिट्स और मोलिक्यूल्स विच is repeated many time in the polymer is known as a monomers। एक ऐसा पर्टिकुलर सिंपल यूनिट, स्टूडेंट ध्यान से देखना, एक ऐसा सिंपल यूनिट्स जो एग्जैक्टली रिपीट होता है पॉलीमर्स के अंदर मैनी टाइम्स, एक ही यूनिट है और वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, तो वो वाला जो सिंपल यूनिट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। ये वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने नीचे एग्जांपल्स दिया हुआ है, वो एग्जांपल्स आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मोनोमर। बट अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो मोनोमर का डेफिनेशन फिर से एक बार एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, द सिंपल यूनिट और मोलिक्यूल्स दोनों में से आप लोग कोई भी ले सकते हो, विच इज द रिपीटेड मैनी टाइम इन द पॉलीमर्स, इट्स नोन एज मोनोमर्स। एक सिंपल यूनिट जो पॉलीमर में मैक्सिमम टाइम क्या होता है? रिपीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में मोनोमर्स बोलते हैं। ओके, तो पॉलीमर्स किसे बोलते हैं? तो माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स होता क्या है? अगर हम लोग पॉलीमर्स का डेफिनेशंस बताए तो एग्जैक्टली पॉलीमर्स का डेफिनेशंस क्या होता है? तो पॉलीमर्स का डेफिनेशन है द सिंपल यूनिट, ध्यान से देखना, द सिंपल यूनिट और एक्टिव मोलिक्यूल्स are joined together with each other in a large amount by the covalent bond। यहां पे फिर से इसका एक्सप्लेनेशन का वर्डिंग बता रहा हूं कि द सिंपल यूनिट और द एक्टिव मोलिक्यूल्स आर द जॉइन। सिंपल यूनिट्स है, ओके, सिंपल है, यूनिट ले सकते हैं, या एक्टिव मोलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के साथ जॉइंट हो रहे हैं टुगेदर विथ ईच अदर इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स अमाउंट बाय द कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड फ्रॉम द ह्यूज मोलिक्यूल्स। जब ये दोनों या सिंपल यूनिट है या एक्टिव मोलिक्यूल्स है, जब एक दूसरे के साथ जॉइंट होके एग्जैक्टली लार्ज अमाउंट में, जो एग्जैक्टली लार्ज अमाउंट बाय द कोवैलेंट बॉन्ड एंड फ्रॉम द ह्यूज मोलिक्यूल्स, जो मोलिक्यूल्स जनरेट करते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके, और वो जो कंबाइंड मोलिक्यूल्स है वो बहुत बड़ा होगा, ह्यूज मोलिक्यूल, इट्स कॉल अ पॉलीमर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। और ये जो पूरा फिनोमिना या पूरा जो प्रोसेस मिला, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ पॉलीमराइजेशंस। ये जो पॉलीमर का प्रोसेस होता है वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशंस। सिंपल है, इसका भी एग्जैक्टली आप लोगों को यहाँ पे पूरा मीनिंग मिल जाएगा जब हम लोग यही कंसेप्ट के एग्जाम्पल्स नीचे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मोनोमर एंड व्हाट इज द पॉलीमर एंड व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन। तीनों का आप लोगों को शॉर्टली एक्सप्लेनेशन नीचे मिल जाएगा। बट उसमें भी थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शंस में, तो हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे हैं। देन हम लोग एग्जाम्पल पे जाएंगे, तो ये जितना भी हम लोगों ने पॉइंट्स रिफर किए हुए हैं वो हर एक पॉइंट्स का आप लोगों को इजीली एक्सप्लेनेशन मिल जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट विच इज अ रिपीटेड सर्वल टाइम इन अ ह्यूज मोलिक्यूल्स इट्स कॉल्ड अ रिपीटिंग यूनिट्स। अगर सिंपल है यूनिट मतलब सिंपल है, कोई भी यूनिट्स हम लोग ले सकते हैं, वो सर्वल टाइम मतलब कंटिन्यू पोर्शंस पे रिपीट ही होते रहते हैं। तो वो जो रिपीट होते रहते हैं और रिपीट हो जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक ह्यूज मोलिक्यूल्स है उसमें एक यूनिट है, वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता रहता है, तो वो रिपीटिंग को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। और वो रिपीटिंग यूनिट को हम लोग सिंबल में डिनोट करते हैं एग्जैक्टली स्मॉल एन से।
जहां पे भी आप लोगों को नीचे स्मॉल एन बताया हुआ है तो समझ लेने का कि पर्टिकुलर एक जो सिंपल यूनिट है वो एन टाइम तक, मतलब एन जो है वो रिपीटिंग यूनिट का सिंबल है, मतलब वो सिंबल अप टू एन तक कंटिन्यू चल रहा है। इसी बिहाफ में मैंने नीचे बताया हुआ है दिस नंबर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट, मतलब एन जितनी टाइम रिपीटिंग हुआ इन अ पॉलीमर मोलिक्यूल इट्स कॉल्ड अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और उसके बिहाफ में हम लोगों को मिलता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के, उसका डिग्री क्या होता है पॉलीमराइजेशन का। पर ये जो डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन है वो डिपेंड करता है रिपीटिंग यूनिट के नंबर के ऊपर कि ये रिपीटिंग यूनिट कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम ये यूनिट्स एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है कि 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम, 70 टाइम, 80 टाइम। तो ये n मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट n इन अ पॉलीमर। अपन को पॉलीमर में जाके चेक करना है कि n कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। जितनी टाइम रिपीट होगा उसके ब्याह में हम लोगों को जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये स्टूडेंट जब आप लोग टेक्स्ट ओपन करके चेक करोगे तो सिंपल है, आप लोगों को सिंपल इतना इंट्रोडक्शन मिलेगा कि एग्जैक्टली पॉलीमर्स क्या होता है। ओके, अब मैं आप लोगों को यही जितना भी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने सॉल्व किया उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं विद द एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, तो फोकस करना कि किसके एग्जाम्पल्स, किसको मोनोमर्स बोलते हैं, किसको एग्जैक्टली रिपीटिंग यूनिट्स बोलते हैं, किसको एग्जैक्टली पॉलीमर्स बोलते हैं। सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस करना। ओके, यहाँ पे मैंने एक सिंपल है इथिन लिया हुआ है जो आप लोगों को दिख रहा है। इथिन का जनरली फॉर्मूला क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली कोफिशिएंट है ऑफ इथिन एन। अगर आप लोगों ने n की जगह 25 लिया, सोचो एक एग्जांपल है, सपोज n इज इक्वल टू आप लोगों ने 25 लिया, ये इसके नंबर्स ऑफ एग्जैक्टली कोफिशिएंट है n की जगह, तो यहाँ पे आपको 25 लिखना होगा। सिंपल है। तो उसका अगर इथिन का आप लोग पॉलीमराइजेशन कर रहे हो तो सिंपल चीज है कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है जब पॉलीमराइजेशन होगा, एडिशन रिएक्शंस टाइप होगा, तो इसमें से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो यूनिट है जो इथिन है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। ये यूनिट n टाइम तक कंटिन्यू रहेगा और ये जो हो जाएगा ये वाला पोर्शन जो मैंने अंडरलाइन करके बताया हुआ है CH2 जिसको अपन बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। अगर n इज इक्वल टू 25 है तो इनिशियल कार्बन से लेके फाइनल कार्बन तक ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला जो यूनिट है वो रिपीट ही होता रहेगा। दैट्स वाई ये यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग यूनिट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। कौन से n से, स्मॉल n। और यही यूनिट का आप लोग पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, ये एग्जैक्टली मैंने बताया हुआ है। ओके, डायरेक्ट तो आप लोगों को यही मिलता है, बट यहाँ पे ऐसे आप लोगों को जस्ट पता चले इसीलिए ये वाला स्टेप करके बताया हुआ है कि ऐसा यूनिट है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली यही बोलते हैं इथाइलिन। ओके, तो ये वाला जो यूनिट है वो एग्जैक्टली रिपीट हो जाता है और ये वाला जो n है वो पर्टिकुलर्स यहाँ पे आ जाता है। और ये वाला जो n है मतलब जितने भी आप लोगों ने n की जगह यानी रिपीटिंग यूनिट लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मतलब ये मोनोमर्स था, मोनोमर्स अगर n टाइम तक कंटिन्यू चल रहा है तो उसका मतलब है मोनोमर्स मल्टीप्लाई बाय n मतलब जितने भी उसके कॉफिशिएंट्स है वो, अगर मोनोमर्स को मल्टीप्लाई बाय n से करते हो तो आपको जो भी आंसर मिलता है सिंपल है मोनोमर्स मल्टीप्लाई बाय n। तो सिंपल है, आप लोगों को आंसर में क्या मिलेगा, पॉलीमर्स। क्या मिलेगा, पॉलीमर्स। यही मोनोमर्स अगर n नहीं होता, सोचो इतना मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया तो ये सिंपल हो जाता मोनोमर्स। अगर इसका पॉलीमराइजेशन करना है तो कंपलसरी उसके आगे नंबर्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऐड करना जरूरी है, मतलब उसका कॉफिशिएंट नंबर ऑफ ज्यादा लेना जरूरी है। अगर कॉफिशिएंट कम हुआ तो उसका मतलब है उसका जो पॉलीमराइजेशन होगा बट उसमें जो नंबर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होंगे वो लेस होंगे। अगर नंबर्स ऑफ n ज्यादा लिया तो उसके अंदर उसका पॉलीमराइजेशन होगा तो उसके अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स है वो मैक्सिमम होंगे। और ये वाला जो n है वो कॉफिशिएंट्स होता है इथिन का।
और वो डिसाइड करता है कि पॉलीथीन में एग्जैक्टली ये रिपीटिंग यूनिट्स है, उसका चेन कितने तक इंक्रीज होगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक पता चल गया होगा कि मोनोमर्स क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स क्या है और पॉलीमर्स क्या है। अगर हम लोग सिंपल दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं तो दूसरा भी मैंने लिया हुआ है, दिस इज अ NH2CH26 NH2। स्टूडेंट्स इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि NH2 फिर यहाँ पे CH2 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 और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं NH2। टोटल CH2 6 टाइम आएगा। अब आप लोगों को IUPAC करना है तो सिंपल है, आप लोग नंबरिंग कर दो, इधर से नंबर करो या इधर से नंबर करो। तो 1 and 6 के ऊपर अमाइंस ग्रुप कनेक्टेड है। ओके तो सिंपल है, इसका हम लोग ये नाम भी ले सकते हैं, 1,6 पे अमाइंस है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है 6, तो हम लोग लिख सकते हैं हेक्सा 1,6 डाई अमाइन। ये इसका IUPAC हो गया। या सिंपल चीज है 6, यहां पे देखो 6 और CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन, तो 6 टाइम मिथाइलिन ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन। और 2 टाइम्स अमाइंस है इसीलिए उसको मैंने लिखा डायमाइंस। ये इसका कॉमन नेम हो गया। ये कॉमन नेम को इसको क्या बोलता है कि हेक्सा, मतलब ये 6 दिख रहा है, 6 मतलब हेक्सा। CH2 को बोलता है मिथाइलिन, क्या बोलता है मिथाइलिन। और दोनों टाइम्स दोनों तरफ क्या है अमाइंस, इसलिए 2 टाइम्स है इसलिए मैंने लिखा डायमाइंस। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो इसका आप लोग नेम लिख सकते हो हेक्सा 1,6 डाई अमाइन, क्योंकि 1 and 6 के ऊपर सिंपल चीज क्या है अमाइन ग्रुप है। कितने कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन है 6 मतलब हेक्सा, 1 और 6 के ऊपर अमाइंस है इसलिए डायमाइन। ये नहीं लिखना है तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं COOH CH2 एंड COOH, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में स्टूडेंट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं एडिपिक एसिड, जिसका फॉर्मूला ध्यान से देख लेना, COOH बॉन्ड CH2 4 टाइम बॉन्ड COOH। अगर हम लोग नेमिंग करें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे CH2 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स और इधर कितना है COOH। तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन इधर से स्टार्ट करो या इधर से करो, तो 1 और 4 5 और ये 6, टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कौन से नंबर पे COOH ग्रुप कनेक्टेड है 1 and 6 पे, तो इसका भी नेम क्या हो जाएगा हेक्सा 1,6 डाइओइक एसिड। ये वाला इसका एग्जैक्टली IUPAC नेम हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर और 6 नंबर के ऊपर COOH है और वो वाली एग्जैक्टली ये जो कार्बन है वो लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट्स वाई ये कार्बन और ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कंटिन्यू होगा। एक जैसे 2 एग्जैक्टली कंपाउंड्स है, 2 एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए मैं उसके आगे प्रीफिक्स यूज करता हूँ डाई, और COOH में सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कितने का होगा 6 मतलब हेक्सा, 1 and 6 के ऊपर ग्रुप कनेक्टेड है 1,6, 2 टाइम्स सेम ग्रुप है, प्रीफिक्स डाई, और COOH में जो सफिक्स यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड। तो स्टूडेंट एडिपिक एसिड की जगह आप लोग ये लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, आपको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों नेम पता होने चाहिए कि इसका नेम क्या होता है, इसका नेम क्या होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आप लोग मर्ज कर रहे हो, इसके दोनों में मैंने कितने मोल्स लिए हुए स्टूडेंट ध्यान से देखना, n मोल्स। कितने मोल्स लिए हुए हैं n मोल्स। तो जब मैं उसका पोलीमराइजेशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स तो ध्यान देना, यहां से एग्जैक्टली ये अमाइंस दिख रहा है, ये अमाइंस में से यहां से निकलेगा H, क्या निकलेगा H, और ये अमाइंस में यहां से निकलेगा भी H। दोनों अमाइंस ग्रुप में से एक H रिमूव होंगे और COOH में से यहां से निकलेगा OH और यहां से COOH में यहां से निकलेगा OH। मतलब यहां से n मोल H निकला, यहां से n मोल OH निकला, और n मोल OH और n मोल H मतलब दोनों को मर्ज करता है तो ये रिएक्शन में रिलीज क्या होगा n मोल्स ऑफ H2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो अभी नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसकी वैलेंसी अनफिल हुई, इसीलिए मैंने यहां पे 1, 2 और 3 में यहां पे बॉन्ड कंटिन्यू कर दिया।
बाकी तो कॉपी करना है। CH2 6 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ से एक H चला गया तो बॉन्ड इनकम्प्लीट हो गया। तो ये वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा? नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव, ये कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा? NH। अब यहाँ से OH निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा? CO। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O। फिर मैंने कॉपी की CH2 4 टाइम्स, फिर यहाँ से OH निकल गया तो बचा क्या? C डबल बॉन्ड O। बट कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? तो 1 ऑक्सीजन के साथ 2 बनाए, मतलब ये चेन कंटिन्यू हो गई। तो सिंपल है, ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर मिला हेक्सामिथाइलिन डायमाइड्स और एडिपिक एसिड का पोलीमराइजेशन करके जो भी स्ट्रक्चर मिला और जो भी ग्रुप मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6,6। क्या बोलते हैं? नाइलॉन 6,6। ये एग्जैक्टली। और नाइलॉन 6,6 में स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये एक ग्रुप आप लोगों को कंटिन्यू चेन में मिलेगा और ये जो ग्रुप मिला उसको हम लोग बोलते हैं CONH2। ये यहाँ पे जो ग्रुप कंटिन्यू हो रहा है इसका नेम है पॉलीएमाइड ग्रुप। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकता है। नाइलॉन 6,6 कौन सी कैटेगरी से बिलोंग होता है या कौन से अमाइड्स, कौन से पॉलीमर्स का एक फंक्शनल ग्रुप है? तो ये वाला आ सकता है पॉलीएमाइड्स, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंटिन्यू फंक्शनल ग्रुप कौन सा रिपीट हो रहा है? CONH2 होता है, पर हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जैक्टली अल्कलाइन के अंदर वो क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। दैट्स वाई ये जो मैंने राउंड किया हुआ है ये वाला ग्रुप अमाइड है। इसीलिए एग्जैक्टली नाइलॉन 6,6 जो कैटेगरी से बिलोंग करता है वो होता है पॉलीएमाइड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6,6। अगर याद नहीं रहा तो सिंपल एक लॉजिक दूसरा बता देता हूँ कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 6। यहाँ पे नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 6। इसीलिए इसका जो नेम है 666 यहाँ पे, इसीलिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। ये मैंने आप लोगों को कॉमन मेथड बताया। अगर आपको याद नहीं रहा तो नाइलॉन 6,6 का एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसा है, तो 6,6 का मतलब होता है इधर भी नंबर्स ऑफ कार्बन का चेन कितने का है? 6, और इधर भी कितना है? 6। यहाँ पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप सेम है। दोनों को मर्ज करो, मतलब अपन को जो मिलेगा वो मिल जाएगा क्या? नाइलॉन 666। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली हम लोगों ने जो एंड बताया कि रिपीटिंग यूनिट्स, अगर सोचो कि रिपीटिंग यूनिट्स का जो नंबर्स है वो लेस देन 25 हो गया तो उसको हम लोग कौन से पॉलीमर्स बोलते हैं? तो यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट वही यहाँ पे बताया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट, मतलब हम लोग उसको सिंबॉलिक फॉर्म में स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ n is less than 25, then that's the polymer is called a oligomers। अगर रिपीटिंग यूनिट n का वैल्यू अगर 25 से लेस देन मिला, मतलब कम मिला, तो उसका मतलब है वो जो पॉलीमर्स जिसके अंदर कंसिडर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमर्स। और ओलिगोमर्स में जनरली आपको क्या देखने को मिलता है कि स्मॉल n इज लेस देन 25, स्मॉल n 25 से कम होता है। तो रिपीटिंग यूनिट का वैल्यू अगर 25 से जिसका भी कम है वो सब ओलिगोमर्स पॉलीमर्स के नाम से जाने जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक MCQs के लिए, कॉम्पिटिटिव्स के लिए आप लोगों को यूजफुल है। ओलिगोमर्स का जो जनरली स्टेट देखने को मिलता है, ओलिगोमर्स जो स्टेट में होता है वो आप लोगों को जो स्टेट मिलता है वो लिक्विड में होता है। कौन किस में होता है? लिक्विड। जितने भी ओलिगोमर्स है जिसका रिपीटिंग यूनिट्स n का वैल्यू 25 से लोअर है स्टूडेंट्स, उसका ओलिगोमर्स का जो स्टेट होता है वो स्टेट होता है लिक्विड फॉर्म। कौन से फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स? लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, ओलिगोमर्स के अगर एग्जांपल्स देखें तो सिंपल एक एग्जांपल्स बता रहा हूं कि ओलिगोमर्स का जो स्टेट्स होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जितने भी ओलिगोमर्स होता है वो ओलिगोमर्स पॉलीमर्स आर यूज इन अ फेविकॉल्स। कि जनरली वो कहाँ पे यूज होता है कि फेविकॉल्स के अंदर यूज होता है, पेंट्स के अंदर यूज होता है। एक और चीज लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर पर ये वाले ओलिगोमर्स यूज होता है स्टूडेंट्स। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन थी ओलिगोमर्स। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई वर्ड सुनने को मिले कि ओलिगोमर्स क्या होता है, तो ओलिगोमर्स भी वन टाइप ऑफ पॉलीमर्स है, बट ओलिगोमर्स में जो नंबर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होता है स्टूडेंट्स, वो रिपीटिंग यूनिट्स
किससे 25 से कम होता है, और वो जो कैटेगरीज होती है वो हर एक ओलिगोमर्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसको हम लोग जनरली कौन से नाम से बुलाते हैं, ओलिगोमर्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेट कौन सा होता है ओलिगोमर्स का, लिक्विड। जनरली एग्जांपल्स क्या होता है कि ये लिक्विड जो पॉलीमर्स है वो जनरली यूज होता है पेंट्स, ओके, और एग्जैक्टली फेविकॉल्स के अंदर यूज होता है। तो माइंड में एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि सर आपने बताया कि 25 से अगर कम हुआ, अगर सोचो 25 से ज्यादा हुआ, देन उसका नेमिंग क्या होगा? तो द वैल्यू ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स एंड इज मोर देन 25 स्टूडेंट्स, यहां पे लेस देन था, यहां पे मोर देन 25, then that's the polymer is a call a heavy polymer students। अगर 25 से ज्यादा वैल्यू हो गई n की, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स की, तो वो वाले जो भी पॉलीमर्स कंसिडर होंगे उसको हम लोग बोलते हैं हैवी पॉलीमर्स। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना। 25 से लेस ओलिगोमर्स, 25 से ज्यादा किसकी, n मतलब रिपीटिंग यूनिट्स का वैल्यू ज्यादा, तो सिंपल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी पॉलीमर्स। तो माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि हैवी पॉलीमर्स, जैसे आपने ऊपर बोला सर कि ओलिगोमर्स का स्टेट्स होता है लिक्विड, तो हैवी पॉलीमर्स का जो स्टेट्स होता है वो जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। यस और नो? आपने जैसे ऊपर बताया कि ओलिगोमर्स का एग्जैक्टली एग्जांपल क्या होता है, तो ओलिगोमर्स लिक्विड पॉलीमर्स होते हैं, वो जनरली फेविकॉल्स और पेंट इंडस्ट्रीज में यूजफुल होता है। तो ये वाले हैवी पॉलीमर्स के जो एग्जांपल है उसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पॉलीस्टाइरीन, ओके, पॉलीस्टाइरीन हम लोग उसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। पॉलीथीन्स में आती है, जैसे प्लास्टिक बैग्स आती है, तो ये सब जिसका हाईली डेंसिटी हो, पावर ज़्यादा हो, जो एग्जैक्टली ज़्यादा हार्डनेस क्रिएट करता है, वो हम लोग हैवी पॉलीमर्स के अंदर के एग्जांपल में उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग एग्जांपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों सिंपल है, आपके नए कंसेप्ट्स है एग्जैक्टली जो टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल्स नहीं है, बट इंफॉर्मेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव्स के लिए यूजफुल है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमर्स और हैवी पॉलीमर्स। आई होप कि ये कंसेप्ट में आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट नीचे वाले कंसेप्ट में मैंने एग्जैक्टली एक बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जाता है टोटल 5 टाइप्स में। टोटल जो क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट पॉलीमर्स का, वो कैटेगरीज टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, और वो जो 5 कैटेगरीज है जिसमें पॉलीमर्स को क्लासिफाइड किया जाता है, वो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे नेम के साथ आप लोगों को बताई हुई है कि पॉलीमर्स को टोटल 5 डिवीजन, जो भी पार्ट्स है, जो भी नेम है, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोग एक बार ध्यान से वीडियोस देखना, सुनना, पता चल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, इसमें आप लोगों को देखना है, सुनना है, और पर्टिकुलर एक बार टेक्स्ट बुक लेके पढ़ना है, तो आपको इजीली ये चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ सोर्स। तो पहला जो क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का होता है वो किसके हिसाब से होता है, पर्टिकुलर सोर्सेज के हिसाब से। सेकेंड नंबर का जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन होता है वो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तीसरा वाला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिएक्शन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, के रिएक्शन मोड उसका कैसा है पॉलीमराइजेशन का, उसके ऊपर से एग्जैक्टली पॉलीमर का क्लासिफिकेशन होता है। फोर्थ नंबर का है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्सेस, कि मोलिक्यूल का फोर्स कितना होता है, उसके बिहाफ में भी वो पॉलीमर्स का क्या होता है क्लासिफिकेशंस। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमराइजेशंस, ग्रोथ अप एंड ग्रोथ डाउन। आधे पॉलीमराइजेशन में ग्रोथ अप होता है, आधे में डाउन होता है, वो भी यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट बेसिकली पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशंस अगर देखने जाए तो टोटल 5 पार्ट्स में होता है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन करके बताया हुआ है। ये 5 उसके पार्ट्स है जिसमें एग्जैक्टली ये पार्ट्स के बिहाफ में उसका पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो सारे क्लासिफिकेशन वाले पार्ट जिसके बिहाफ में पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें पहला है सोर्स, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है रिएक्शन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, चौथा है मोलिकुलर फोर्सेस, एंड फिफ्थ है ग्रोथ ऑफ द पॉलीमराइजेशन। ये 5 उसके टाइप से, उसके बिहाफ में एग्जैक्टली पॉलीमर्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें हम लोग हर एक क्लासिफिकेशंस को यहाँ पे है ना पर्टिकुलर हर एक टाइप
को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सोर्स, तो सोर्स से कैसे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन होता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिएक्शन ऑफ मोड पॉलीमराइजेशन से कैसे होता है, मोलिकुलर फोर्स में कैसे होता है, एंड ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन में कैसे क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमर्स का, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लेक्चर्स में एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन देखें। बट हम लोग उसमें पहले यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट टाइप या फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज, जिससे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन होता है। उसमें से हम लोग पहला पार्ट लेने जा रहा है जिसका नेम है सोर्स, कि कैसे सोर्स से एग्जैक्टली पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली वो भी देखते हैं कि कैसे सोर्स से उसका क्लासिफिकेशन होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। फोकस करना आप लोगों का इजीली, टेक्स्ट बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने यहाँ पे कंसेप्ट में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का पहला पार्ट है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस। तो ये जो बेस्ड ऑन सोर्स है ना, उसके भी 3 टाइप्स है, कि सोर्सेस के भी 3 टाइप्स में से एग्जैक्टली ये वाला पॉलीमर का क्लासिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन से है सोर्सेस के अंदर? तो पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा जो है उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज के भी 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स है। कौन कौन से? नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये अपन जो बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का। वो जो पार्ट्स है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स किसके भी आप में होता है, तो क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द सोर्सेज, उसके 3 टाइप्स है, 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है, और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है? ओके, नेचुरल पॉलीमर्स, तो नेचुरल पॉलीमर्स होते क्या है? सिंपल है। तो एग्जैक्टली मैंने उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है कि ऐसे पॉलीमर्स जो ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स और एनिमल में से, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। सिंपल है, विच polymers have obtained air from the plants and animals, it's called a natural polymers। जो प्लांट्स एंड एनिमल में से ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, वो पॉलीमर्स को नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। अगर उसके हम लोग एग्जांपल्स देखें तो नेचुरल पॉलीमर्स में एग्जांपल स्टूडेंट कौन कौन से आते हैं? तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेजिन, रबर एक्सेट्रा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। जो ये एग्जाम्पल कंसिडर्स होता है वो कौन से पॉलीमर्स के अंदर होता है? नेचुरल पॉलीमर्स। और ये जनरली ऑब्टेन कहाँ से होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर से। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है। ओके, सेकेंड नंबर का मैंने बताया हुआ है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। कि स्टूडेंट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है? तो इसका भी बहुत इजीली डेफिनेशन है कि पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन विद द पॉलीमर प्रेजेंस इन अ नेचर आर कॉल्ड अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचर्स के अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं वही पॉलीमर्स को हम लोग केमिकल रिएक्शंस, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस करें, तो वो वाला एग्जैक्टली आधा नेचुरली रहेगा, आधा सिंथेटिक हो जाएगा। मतलब इन दोनों में जो प्रॉपर्टीज रहेगी लाइक सेमी सिंथेटिक हो जाएगी। मतलब अपन को एग्जैक्टली लेना क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स लेना है। नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस करनी है। मतलब हमारी चॉइस के हिसाब से हम लोग उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट्स है वही हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज पॉलीमर्स की क्या कर सकता है? चेंज। दैट्स वाई जो पॉलीमर्स के अंदर दोनों नेचर्स वाले, नेचर और एग्जैक्टली सिंथेटिक वाले पॉलीमर्स अवेलेबल्स है, उसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। उसका एग्जांपल भी आप लोगों को पता है कि वल्केनाइज रबर, जिसमें रबर क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर्स जो हम लोगों ने देखा। और वल्केनाइजेशन करना मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस करना।
और उसका जब हम लोग वल्केनाइजेशन कर रहे हैं तो सिंपल है कि जो नेचुरल रबर है वो पर्टिकुलर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक के अंदर। फॉर एन एग्जांपल कि नेचुरल रबर के अंदर आप लोग 5% सल्फर ऐड कर रहे हो तो उसका मतलब है उसके बाद उसका वल्केनाइजेशन कर रहे हो तो ये नेचुरल रबर है अब वल्केनाइजेशन रबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। आई होप के स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वाले एग्जैक्टली पॉलीमर्स में पता चल गया होगा। एंड लास्ट जो अपना लास्ट वाला है पॉलीमर्स, जो हम लोग क्लासिफाइड करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस्ड ऑन द सोर्सेज में लास्ट टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है स्टूडेंट्स, जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर्स है सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं मेन मेड्स। ओके, जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं दिस पॉलीमर्स इज अ टोटली मैन मेड। ये पूरा पॉलीमर्स एग्जैक्टली कंपोज या प्रोड्यूस होता है कहाँ से, मैन मेड, मतलब हम लोगों उसका प्रिपरेशंस करते हैं, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जनरली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं, तो इसमें भी वेरियस कैटेगरीज है। कि सिंपल है, अगर मैं पॉलीमर प्लास्टिक के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर पॉलीमर्स के अंदर प्लास्टिक के हिसाब से ले तो प्लास्टिक में कौन कौन से पॉलीमर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, तो पॉलीथीन एंड पीवीसी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहा हूँ, अगर फाइबर्स के हिसाब से जा रहा हूँ तो नायलॉन एंड टेरेलिन बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर्स जो एग्जैक्टली सिंथेटिक पॉलीमर्स में कंसिडर होता है। और सिंथेटिक रबर जिसमें हम लोग ले सकते हैं बुना एस और बुना एन, ये दोनों पर्टिकुलर सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर जो मेन मेड होता है उसमें जो सिंथेटिक रबर्स होता है उसके एग्जैक्टली एग्जाम्पल है बुना एस और बुना एन। तो सिंपल है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तीनों का मैंने यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन बताया और तीनों का एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप लोगों को ये वाले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज जिससे एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स होता है वो आपको पता चल गया होगा। ओके।